हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन बिग डेटा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हडूप के बारे में। बट हडूप बिगिन करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। फटाफट से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम इससे पहले क्या बातें कर चुके हैं। ओके, सो स्टार्टिंग में जब हमने बिग डेटा स्टार्ट किया तो हमने पहले डेटा के बारे में बात करी, फिर बिग डेटा के बारे में बात करी कि बिग डेटा क्या है, और फिर हमने 5 V's ऑफ बिग डेटा भी पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी नीड फॉर बिग डेटा के बारे में। नीड फॉर बिग डेटा, कि हमें बिग डेटा की ज़रूरत क्यों है। सो अब हमारे पास ये चीज़ें क्लियर हैं, अब हम जानते हैं कि हमें बिग डेटा की ज़रूरत क्यों है। तो अब बात करते हैं बिग डेटा के रिक्वायरमेंट्स के बारे में। बिग डेटा रिक्वायरमेंट्स, राइट। आपके पास डेटा होना, मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है दैट इज़ गुड, बट उस डेटा का क्या करेंगे, है ना। हम नीड फॉर डेटा में हमने देखा कि हमें वो डेटा क्यों चाहिए, बट अब हमारे पास वो बड़ा डेटा आ चुका है, तो अब हम उस डेटा के साथ क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे उस पूरी जर्नी को जो हमें बिग डेटा से लेकर जाएगी हडूप तक। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बिग डेटा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, कि हमें बिग डेटा मतलब बिग डेटा सिस्टम को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, बिग डेटा सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स। ओके, लॉजिकली सोचते हैं। जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास, ओके, तो इतने बड़े डेटा को सबसे पहले तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होगी ना, स्टोर करना। स्टोर, हमें सबसे पहले इससे स्टोर करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होगी, अब हमने डेटा को स्टोर किया है तो हम डेटा को प्रोसेस भी करेंगे। प्रोसेस इन द सेंस हम डेटा में से कुछ वैल्यूज, मतलब डेटा में कुछ वैल्यू डालेंगे, कुछ निकालेंगे। काम की वैल्यू जो हमें जिस टाइम पे हमें जिस चीज़ की जरूरत होगी हम उस वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके अंदर इंसाइट्स निकालेंगे, पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे कि डेटा में क्या कॉमन चीज़ें दिख रही है सब। तो इन सबको हम बोलते हैं कंबाइंड मिला जुला कर प्रोसेस, कि हम क्या करने वाले हैं, डेटा को प्रोसेस, कैपिटल ई प्रोसेस। डेटा को हमें प्रोसेस करना है। ओके, मैं जैसा ओके ओके, प्रोसेस के लिए क्या बनाए, क्या सिंबल बनाए प्रोसेस के लिए। लेट्स से ऐसा कुछ, हम डेटा को प्रोसेस करें और इसके बाद दो ही तो काम होते हैं डेटा के साथ, डेटा को स्टोर करना, उसे बार बार प्रोसेस करते रहना। लेकिन हमारा डेटा जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग भी तो है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेटा है वो इतना ही नहीं है कि इतना है तो इतना ही रहेगा, नहीं, ये ग्रो कर रहा है भाई। डेटा बढ़ रहा है, टाइम के साथ डेटा बढ़ रहा है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी इस बारे में। तो जो ग्रोइंग डेटा है उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें उसको भी तो मैनेज करना होगा। जो नया डेटा आ रहा है, नए डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, उन सबको भी मैनेज करना होगा। तो इसको बोलते हैं हम स्केलेबिलिटी, या बेसिकली हम कहें हमें स्केल करना होगा डेटा को। तो हमें स्केलेबिलिटी की जरूरत भी पड़ेगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी बिग डेटा सिस्टम की। ओके, तो हमने रिक्वायरमेंट्स देखी बिग डेटा सिस्टम की। अब ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कैसे होंगी, राइट। हमें हमें पता है बिग डेटा क्या है, अब हमें पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कैसे करेंगे। अब क्या मैं इस बड़े डेटा को MS एक्सेल का यूज़ करके स्टडी कर सकता हूँ ना, या फिर सिंपल RDBMS, जो हमारे सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते थे, DBMS। ओके, इसे इरेज करके दोबारा लिख लेते हैं, सिंपल RDBMS। नहीं भाई नहीं, सिंपल RDBMS भी काम नहीं करेगा यहाँ पर। ओके, सो अब RDBMS काम क्यों नहीं करेगा, तो एक बार फटाफट से RDBMS की बातें भी कर लेते हैं कि RDBMS काम क्यों नहीं करेगा, यानी लिमिटेशंस ऑफ RDBMS। ओके, तो लिमिटेशन ऑफ RDBMS में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास साइज ऑफ डेटा। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं साइज ऑफ डेटा। अब साइज ऑफ डेटा से क्या मतलब है। ओके, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो सिंपल RDBMS सिस्टम है वो एवरेज साइज डेटा के लिए काम करता है, बट फेल्स व्हेन डेटा इज लार्ज। सबसे पहला पॉइंट रिजेक्ट करने के लिए बिग डेटा में हम बात ही बड़े, बिग डेटा में हम बड़े डेटा की बात कर रहे हैं, बड़े डेटा की। और यहाँ पर जो हमारा सिंपल IDBM सिस्टम है वो तो पहले ही फेल, क्योंकि वो बड़े डेटा को हैंडल नहीं कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा RDBM है उसमें रीड्स तो फास्ट होती हैं, बट जो राइट्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। यानी हमें अगर डेटा से कुछ क्वेरी फेच करनी है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो फास्ट है, ओके, रीड फास्ट है। बट अगर हमें डेटा में कुछ पुट करना है, कुछ डालना है, तो वो बहुत स्लो है, राइट्स बहुत स्लो है। रीड्स इसे लिख देते हैं, रीड्स हमारी फास्ट है, या इसे और थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं, जो हमारी रीड्स हैं वो बहुत फास्ट है, यानी हमारा जो डेटा है बहुत फास्ट रीड कर सकता है।
रीड्स आर फास्ट बट राइट्स आर स्लो। जो राइट्स है वो स्लो है। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है लाइसेंस का। लाइसेंस क्या है? लाइसेंस क्या है? ओके, हम अभी हडूप के बारे में बात करने वाले हैं। सो मैं बेसिकली हडूप के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ सारी, कि जैसे हमारा जो लार्ज जो हमारा IDBMS है वो लार्ज डेटा पे काम नहीं करता बट हडूप करता है। ओके, जो हमारे रीड्स हैं वो फास्ट हैं IDBMS में, बट जो राइट्स है वो बहुत स्लो है। लेकिन हडूप के अंदर रीड राइट दोनों ही फास्ट होते हैं। ओके, लाइसेंस, हमें सिंपल IDBMS यूज़ करने की लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, बट बट जो हमारा हडूप है वो ओपन सोर्स है भाई, यूज़ करो खुला, ओपन सोर्स। तीसरी बात, कोस्ट। जो हमारे सिंपल IDBMS सिस्टम्स होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, राइट? लेकिन जो हडूप है वो कोस्ट एफिशिएंट है, कोस्ट एफिशिएंट। ओके, अभी तो मैं बस हडूप की थोड़ी तारीफें मार रहा हूँ, तो फटाफट से देख लेते हैं हडूप क्या क्या है। नहीं, झूठी नहीं है, झूठी तारीफ नहीं है भाई, सही तारीफ है ये। तो अभी हम हडूप पे आएंगे कि हडूप क्या है। पहले एक बार देख लेते हैं, इससे हमें समझ में आया कि हम हमें सच में हडूप की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, और क्या हो सकता है? हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारा सिंपल IDBM सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, हडूप इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी हडूप सिंपल पड़ेगा। ओके, तो ये हमारी लिमिटेशंस थी सिंपल IDBM सिस्टम की। अब बात कर लेते हैं सिस्टम। बेसिकली सिस्टम बनता कैसे? ओके, सिस्टम बनता कैसे? सिस्टम बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है मोनोलिथिक तरीका, मोनोलिथिक। दूसरा तरीका है डिस्ट्रीब्यूटेड तरीका, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मोनोलिथिक और डिस्ट्रीब्यूटेड का फर्क बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है, या फिर एक प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, प्लीज़ इग्नोर। कंसेप्ट को समझ में ध्यान दो भाई। ओके, ये कोई प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी। अगर इसकी कैपेसिटी, लेट्स से इसकी कैपेसिटी C है कि इतनी इतनी कैपेसिटी में डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अगर मेरा डेटा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि भाई बिग डेटा की बात करें तो डेटा तो बड़ा हो गई ना, तो क्या ये सिस्टम वर्क करेगा? नहीं, तो मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा सिस्टम को। अपग्रेड इन सेंस मुझे नया सिस्टम खरीदना पड़ेगा। ओके, सो मान लेते हैं इसकी कंप्यूटिंग पावर कुछ, लेट्स से कुछ यूनिट्स हैं। फॉर टाइम बीइंग हम बोल रहे हैं 10 यूनिट्स, समथिंग 10 यूनिट्स है। और जो मेरा डेटा है वो बहुत बड़ा है, जिसको लेट्स से 100 यूनिट्स की जरूरत है। 100 यूनिट्स, 100। मेरी राइटिंग बाकी खराब है। ओके, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स की जरूरत है इस डेटा को, बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं इसकी हार्ड डिस्क चेंज करूँगा, रैम रोम वट एवर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, जो भी रिक्वायर्ड होती है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, हम सबको चेंज करेंगे, अपग्रेड करेंगे। ओके, ये तरीका होता है हमारा मोनोलिथिक तरीका। इसे हम कहते हैं मोनोलिथिक। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब जो सिस्टम है ना वो एक ही पे डिपेंड कर रहा है, जो सारा काम है आपका वो सिर्फ एक सिंगल सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। आप उस सिस्टम को अपग्रेड अपग्रेड करे जा रहे हो। दूसरा तरीका आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड तरीका। डिस्ट्रीब्यूटेड तरीका क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटेड तरीका कहता है कि अगर आपका एक सिस्टम 10 यूनिट प्रोसेस कर सकता है, 10 यूनिट ऑफ डेटा, तो ऐसे ऐसे 10 सिस्टम खरीद लो। क्यों भाई? 10 सिस्टम खरीदो और इन सबको मैनेज करो साथ में, पैरेलली चलाओ, ये अपने आप 100 यूनिट डेटा प्रोसेस करेगा, राइट? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस चीज़ में आती है वो है कोस्ट के बारे में। कि जो कोस्ट है, मान लो कोस्ट का मैं ग्राफ ही प्लॉट कर देता हूँ। कोस्ट कुछ इस तरह की होती है। अगर मैं कोस्ट इंक्रीज कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे आउटपुट की बात करूँ, तो ये देखा जाता है कि कोस्ट तेजी से बढ़ता है बट आउटपुट उतने तेजी से नहीं बढ़ता। ऐसा कुछ, मतलब आपका कोस्ट बढ़ रहा है बट जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ रहा है। आउटपुट से मेरा मतलब क्या है कि अगर मेरा जो सिस्टम है वो लेट्स से एक्स अमाउंट में बिल्ड हो गया, मैंने एक्स अमाउंट में ये सिस्टम बिल्ड करा लिया जो 10 यूनिट डेटा प्रोसेस करता है। अगर मैं इसका डबल अमाउंट का सिस्टम खरीदूँ, यानी 2x अमाउंट का सिस्टम खरीद लूँ, तो वो सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि वो 20 यूनिट्स ऑफ डेटा प्रोसेस कर पाएगा, इनफैक्ट करेगा ही नहीं।
तो जैसे जैसे हम पैसे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम ज़्यादा ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाएंगे अपने सिस्टम की, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बट जो उसका आउटपुट है ना वो बहुत कम आता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसा नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आउटपुट देगा। अगर एक सिस्टम जो है, एक हार्डवेयर जो है, ये 10 यूनिट डेटा प्रोसेस कर सकता है, तो 10 है वो टोटल मिला के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स प्रोसेस कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे बेनिफिशियल है ये। इस तरीके को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड तरीका, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, अब जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, अभी क्या था, हमारे पास एक सिंपल मशीन थी, इसके ऊपर हम एक सिंपल आईडीबीएम सिस्टम बनाएंगे, एक हमारा सिंपल सॉफ्टवेयर होगा जो इस मशीन को मेंटेन कर रहा होगा। बट जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक साथ आपको अब 10 मशीन्स को मैनेज करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन है, इन सबको मैनेज करना है। तो इसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगेगी एक ऐसी सॉफ्टवेयर जो इन सब के बीच में सिंक कर सके, राइट। ओके, वो सॉफ्टवेयर हडूप है। आगे देखते हैं, अभी आगे पता लगेगा क्या। ओके, तो हमारे पास ये सिस्टम पूरा बंच ऑफ सिस्टम है, इसे हम बोलते हैं जनरली क्लस्टर। हमारे पास सिस्टम का क्लस्टर है पूरा, क्लस्टर, CLUST या क्लस्टर। हमारे पास एक पूरा क्लस्टर पड़ा हुआ है। अब इसको मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो इतना स्मार्ट हो कि उसे पता हो कि हाँ भाई किस सिस्टम को कब कॉल करना है, एक साथ सारे सिस्टम पे डेटा कैसे मैनेज करना है। इनफैक्ट हम उस सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस ही पढ़ लेते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो उस सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, फंक्शनैलिटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, वन बाय वन सबकी बात करते हैं। ओके, सबसे पहली फंक्शनैलिटी होनी चाहिए पार्टीशनिंग डेटा। पार्टीशनिंग डेटा क्या है? पार्टीशनिंग डेटा मतलब जब आप डेटा को स्टोर कर रहे हो। ओके, वो पिछले पेज पे था, या यहाँ पे देखो, हमारे पास 10 अलग अलग सिस्टम्स हैं। ओके, जब हम इस पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, हमारे पास एक बंच ऑफ डेटा है, हमारे पास एक बड़ा डेटा आ गया, अब हम उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं इन सब के ऊपर। तो सबसे पहले बात तो ये कि उस डेटा को पार्टीशन कैसे किया जाए, उसके टुकड़े कैसे किए जाए उस डेटा के, है ना। मतलब रिलेट कर पा रहे हो डेटा को कैसे टुकड़े किए जाए कि वो इन पर स्टोर हो सके। तो जनरली ये सिस्टम प्रेफर किया जाता है कि जो डेटा है वो इक्वल साइज में तोड़े जाएं, ताकि जैसे हमारे पास मान लो एक 100 लाइन का डेटा है और हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं, तो हम 10 10 लाइन के डेटा डेटा को 10 लाइन में ब्रेक कर देंगे। उससे क्या होगा कि हर एक मशीन को इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा मिलेगा, जिससे कि उसकी प्रोसेसिंग भी सही तरीके से हो पाएगी। ओके, सो सबसे पहली बात जो इस सॉफ्टवेयर, जो फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर के पास होनी चाहिए, वो ये कि वो किस तरह से डेटा को पार्टीशन करे, राइट। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटिंग टास्क। जो हमारा कंप्यूटिंग टास्क है उसे कोऑर्डिनेट करना, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि अगर कोई टास्क है वो कंप्यूट हो रहा है तो किस किस सिस्टम पे टास्क पड़ा हुआ है, मतलब एक टास्क जो है वो किस किस सिस्टम में डिवाइडेड है और किस तरह से कंप्यूट हो रहा है, किस तरह से मैनेज किया जाएगा। मतलब वो एक सिंगल मशीन पे थोड़ी कंप्यूट कर रहा है, वो मल्टीपल मशीन पे कंप्यूट कर रहा है। तो हर चीज़ को मैनेज रखना, हर आउटपुट को मैनेज करना, सॉर्टेड रखना, सब, तो ये सब काम भी सॉफ्टवेयर का है जो उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करेगा, राइट। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, हमारा अगला पॉइंट आता है फॉल्ट टॉलरेंस, या इनफैक्ट हैंडलिंग हैंडलिंग फॉल्ट टॉलरेंस। अब फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, एक बार पिछली स्लाइड में चल के देखते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सिस्टम था, जब हम मोनोलिथिक कंप्यूटिंग की बात कर रहे थे, मोनोलिथिक सिस्टम की बात कर रहे थे, तो सिंगल सिस्टम था हमारे पास। अगर ये सिंगल सिस्टम किसी तरह से फेल हो जाए, किसी तरह का हार्डवेयर फेलियर आ जाए, तो ख़त्म कहानी, सब कुछ बैठ जाएगा एक बार में। बट हमारे पास जहाँ पर 10 अलग अलग सिस्टम्स है, अगर इनसे कोई एक सिस्टम किसी एक टाइम पर ख़राब भी हो जाता है, तो बाकी 9 सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा टास्क का, टास्क नहीं रुकेगा। हम उस इंडिविजुअल सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं, हो सकता है, ये हो सकता है कि अभी ये सिस्टम खराब है, बाद में कुछ ऐसा हो जाए, बट इसकी वजह से टास्क नहीं रुकेगा, राइट। हमारा जो कंप्यूटिंग है वो 10 की जगह 9 पे हो जाएगी, जो डिवीजन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट। बट इसकी वजह से जो काम है वो नहीं रुकेगा। सो यहाँ पर जो फॉल्ट मैनेजमेंट है वो ईजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस मोनोलिथिक सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो फॉल्ट फॉल्ट हैंडलिंग वो ईजी है, राइट। इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटी अलोकेशन। अलोकेशन कैपेसिटी एलोकेशन का मतलब ये है कि हर सिस्टम के पास एक प्रोसेसिंग पावर होती है।
तो हमारे सॉफ्टवेयर को ये बात पता होनी चाहिए कि किस सिस्टम को कितनी प्रोसेसिंग पावर देनी है। बेसिकली वो ये डिसाइड करेगा कि किस सिस्टम के पास कितना प्रोसेसिंग डेटा पड़ा हुआ है जिसे जो उसे प्रोसेस करना है, और कितनी उसको प्रोसेसिंग पावर मिलनी चाहिए, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज हमारी एक सिस्टम में होनी चाहिए या फिर एक सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए। ओके, इसके बाद आता है हमारा हडूप। ओके, अब हडूप क्या है? बेसिकली अब तक हमने जो हमारी पूरी स्टोरी है, हम बिग डेटा से मूव करते हुए अब हडूप तक पहुंच गए, फाइनली हडूप तक पहुंच गए। तो हमने अभी फंक्शनलिटीज़ की बात करी, फंक्शनलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ओके, ये फंक्शनलिटीज़ होनी चाहिए। अब ये फंक्शनलिटीज़ किस तरह से बनेगी? ये ना बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होंगी फंक्शनलिटीज़। पहली बात तो डेटाबेस स्टोरेज मैनेजमेंट, समझो कुछ ऐसा जो स्टोरेज से रिलेटेड हो, स्टोरेज से रिलेटेड। और दूसरा पार्ट जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो। ओके, पहला पार्ट जो स्टोरिंग से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। और इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ HDFS का। और ये डब्बा थोड़ा छोटा बना हुआ है, मैं नाम बाहर रख हूँ, मैप रेडियूस का। ओके, HDFS बेसिकली हडूप डेटा फाइल सिस्टम। ये क्या है? ये हेल्प करता है स्टोरेज मैनेजमेंट में। ओके, स्टोरेज मैनेजमेंट या फिर और फॉर्मली अगर बात करें, फाइल सिस्टम टू मैनेज स्टोरेज ऑफ डेटा, तो ये हमारा हडूप है। ओके, उस तरह से हमारा मैप रिड्यूस क्या है? फ्रेमवर्क टू प्रोसेस डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। ओके, तो हमारा जो HDFS है वो क्या है? अ फाइल सिस्टम टू मैनेज स्टोरेज ऑफ डेटा। और जो हमारा मैप रिड्यूस है वो क्या है? फ्रेमवर्क टू प्रोसेस डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मल्टीपल सर्वर्स पर डेटा को प्रोसेस करेगा। ओके, बट समथिंग हैपेंड इन 2013। 2013 में कुछ हुआ। वो क्या हुआ? वो कुछ ऐसा हुआ, एक नया पेज ले लेते हैं। ओके, यहाँ बात करते हैं। क्या हुआ कि हमारे पास HDFS था और मैप रिड्यूस था। मैप रिड्यूस की कुछ पावर्स निकाल ली गई मैप रिड्यूस से, और एक नया फ्रेमवर्क बना जिसे बोला जाता है यार्न। यार्न, अच्छा, यार्न की एक फुल फॉर्म है। अ, एक काम करते हैं, मैंने बता इसे, आपके होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में करेंगे। ओके, सो ओके, ठीक है, आप कर लोगे। HDFS, ये तो हमारा फाइल स्टोरेज सिस्टम जो स्टोरेज बेसिकली स्टोरेज से डिलीट कर डील करता था। हमारा जो मैप रिड्यूस था, ये मैप रिड्यूस एक फ्रेमवर्क था जो मल्टीपल सर्वर्स में प्रोसेस को मैनेज करता था। बट अब इसका काम क्या था? अब इसका काम था टू डिफाइन अ डेटा प्रोसेसिंग टास्क। इसका काम अब सिर्फ डिफिनेशन का रह गया था, कि ये डिफाइन करता था कि डेटा प्रोसेसिंग टास्क क्या है। और जो यार्न, इसको काम मिला टू रन, बेसिकली ये भी एक फ्रेमवर्क ही है, ये भी एक फ्रेमवर्क है। ओके, टू रन द डेटा प्रोसेसिंग टास्क। ओके, तो हमारा HDFS, मैप रिड्यूस और यार्न क्लियर है क्या है ये? और इन सबको जब कंबाइन करते हैं, हाँ, सरप्राइज ओवर, या तो HDFS, मैप रिड्यूस एंड यार्न, जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है वही जिसके लिए पूरी वीडियो बनी है, जिसे बोलते हैं हडूप। ये बनता है हमारा हडूप। इसे मैं अलग कलर से लिखूंगा, HADOOP। ओके, ये है हमारा हडूप। अब हडूप क्लियर है। हमने पूरी बिग डेटा की बात करी, बिग डेटा कैसे, बिग डेटा क्यों, बिग डेटा किस तरह से प्रोसेस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, IDMS क्यों फेल होगा, और हडूप किस तरह से उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहा है। तो ये है हमारा पूरा हडूप। ओके,
अब इसमें एक लास्ट चीज़ और रह गई हमारी, इसकी बात कर लेते हैं, जो है हमारा कोऑर्डिनेशन बिटवीन हडूप ब्लॉक्स। तो अभी हडूप ब्लॉक्स क्या है? अभी तो हडूप ब्लॉक्स में पढ़े। ओके, हमारा हडूप ब्लॉक्स क्या है, ये है हमारा हडूप ब्लॉक्स हैं। मैप रिड्यूस, मैप रिड्यूस, यार्न एंड HDFS, ये हमारे हडूप ब्लॉक्स। ओके, अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले यूज़र जो है वो डिफाइन करता है कुछ मैप, और मैप रिड्यूस API का यूज़ करके वो उसे रिड्यूस कर देता है। ओके, इसके बाद जो प्रोसेस है वो ट्रांसफ़र होता है मैप रिड्यूस से यान के बीच में, जहाँ पर क्या होता है, एक जॉब जो है वो ट्रिगर होती है। जॉब इज ट्रिगर्ड ऑन क्लस्टर। बेसिकली पूरा एक क्लस्टर है, क्लस्टर को मिला के जो हमारा पूरा क्लस्टर था, हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड्स में देखा था, उसमें हमारे पास जो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था वो पूरा क्लस्टर है। तो हमारे क्लस्टर के ऊपर एक जॉब आता है जो ट्रिगर होता है। ओके, तो क्लस्टर के ऊपर जॉब ट्रिगर किया गया। अब यान क्या करेगा, ये हमारा फिगर आउट करेगा, यान हमारा फिगर आउट करेगा, यानी फिगर आउट करेगा, क्या फिगर आउट करेगा कि हाउ एंड वेयर टू रन जॉब। प्रोसेस नहीं लिखूंगा, जॉब लिखूंगा, जॉब, क्योंकि अभी जॉब हो चुका है, जॉब इसे जॉब बोलते हैं, स्टिकी टर्म्स में बोलते हैं जॉब। तो हुआ क्या, जो हमारा यान है, अब इसका काम है फिगर आउट करना कि जो भी प्रोसेस, जो भी जॉब इसको मिला है वो कहाँ पर रन होगा और कैसे रन होगा। अब कहाँ पर ये मैं मतलब बता, कहाँ पर का मतलब ये कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसमें मल्टीपल मशीन है, तो किस मशीन पर रन होना है ना, और किस तरह से रन होना है, किस प्रोसेस में, किस ऑर्डर में रन होना है, तो ये सब फिगर आउट करने का काम किसका, यान का। और उसके बाद यान क्या करेगा, ये सब फिगर आउट करेगा, काम करेगा पूरा, और काम पूरा करने के बाद स्टोर कर देगा उसको, स्टोर इनटू HDFS। ओके, इतना क्लियर है। यूजर डिफाइन करता है मैप, फिर मैप API का यूज करके यूजर मैप को रिड्यूस करता है और मैप रिड्यूस को भेज देता है। मैप रिड्यूस जॉब को ट्रिगर करता है क्लस्टर के ऊपर, फिर जो ट्रिगर जॉब है यान उस जॉब को फिगर आउट करता है कि ये कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और जो रिजल्ट उन्हें HDFS में स्टोर कर दिया जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑन हडूप। इसी के साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। होप आप सबको ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हैव अ गुड टाइम।